जय हिंद दोस्तों, जोहार। मैं डेविड आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए सेशन में। दोस्तों, सुपर 60 सीरीज को आप लोग के डिमांड पे फिर से वापस लेकर आए हैं। देखिए, यहाँ पे सुपर 60 सीरीज का ये हमारा छठा भाग है। ठीक है, झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता के लिए इससे पहले हम लोगों ने 5 सेट जो है सुपर 60 सीरीज का ऑलरेडी कवर कर चुके हैं आपके झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता परीक्षा को देखते हुए। तो चलिए, आज हम लोग छठा जो सेट है सुपर 60 सीरीज का, जिसमें हम लोग 60 प्रश्न देखते हैं। ठीक है, 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान से, 20 प्रश्न झारखंड सामान्य ज्ञान से और 20 प्रश्न जो है वो विज्ञान से आपके रहते हैं। ठीक है, तो काफी सिलेक्टेड प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए, हम लोग भाग 1 में सबसे पहले झारखंड सामान्य ज्ञान से 20 प्रश्नों को कवर करते हैं। पहला हमारा प्रश्न दोस्तों क्या है कि सफा होड़ आंदोलन 1870 का नेतृत्व किसने किया था, जिन्होंने संथालों को राम नाम का मंत्र दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगीरथ मांझी। ठीक है, कौन है? भगीरथ मांझी के द्वारा दोस्तों दिया गया था। ठीक है, 1870 में सफाहोड़ आंदोलन के दौरान राम नाम का मंत्र। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना स्थित है? झारखंड के किस जिले में स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना स्थित है? इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा? इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रांची में स्थित है। स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना जो है वो कहाँ पे स्थित है? रांची में है और हुंडरू जलप्रपात पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पे 130 मेगावाट जो है बिजली उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसकी क्षमता 130 मेगावाट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रमुख प्रश्न है साथियों, झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के तहत सिंगल विंडो सिस्टम का उद्देश्य क्या है? ठीक है, देखिए, आप लोग के लिए मैंने अंग्रेजी में भी जो है प्रश्न को दे दिया है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर प्रश्नों को इंग्लिश में भी लेते आइए, कुछ कुछ चीजें समझने में दिक्कतें होती है। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी लाए हुए हैं आप लोग के लिए। ठीक है, ताकि आप लोग को सुविधा हो सके चीजों को समझने में। यहाँ पे प्रश्न क्या है दोस्तों कि झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के तहत सिंगल विंडो सिस्टम का उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक निवेश को सरल बनाना। किसको? औद्योगिक निवेश को सरल बनाना जो है इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, और 2001 में इसे, जैसे कि प्रश्न में ही है, इसे लाया गया था। आगे बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। चलिए, अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है, झारखंड का जल पुरुष किसे कहा जाता है, जिन्हें 2016 में पद्मश्री मिला? तो जल पुरुष दोस्तों किन्हें कहा जाता है? इसका राइट उत्तर क्या होगा? सिमोन उरांव। ठीक है, किसे कहा जाता है? सिमोन उरांव को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। और इन्हें जो है पद्मश्री भी दिया गया है और ये जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। ठीक है, वाटरमैन ऑफ झारखंड भी इन्हें कहा जाता है। चलिए, आगे बात करेंगे 5वें प्रश्न की। अगला है कि नागवंशी शासन व्यवस्था में मुगलों द्वारा मांगा जाने वाला कर क्या कहलाता था? नागवंशी शासन में मुगलों के द्वारा मांगा जाने वाला जो टैक्स है वो क्या कहलाता था? इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नजराना। ठीक है, क्या कहलाता था? तो नजराना कहलाता था। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, चलिए, इसे जो है नजराना या फिर कहीं कहीं पेशकश भी कहा जाता था, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, पेशकश या फिर नजराना। बात करते हैं छठे प्रश्न की। प्रश्न है, रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में किसने की थी? 1368 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने की थी साथियों? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बागदेव सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और किसके साथ मिलकर की थी? तो इनका भाई का नाम था सिंहदेव। ठीक है, क्या नाम था? तो सिंहदेव नाम था। उनके साथ मिलके जो है इस रामगढ़ राज्य की स्थापना उन्होंने की थी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। और अगर हम लोग देखें तो इसका जो पहली राजधानी थी, काफी बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। इसकी पहली राजधानी थी दोस्तों सीसिया। ठीक है, सीसिया जो है इस रामगढ़ राज्य की पहली राजधानी थी, काफी बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं
सातवें प्रश्न की। प्रश्न है झारखंड के किस जिले में उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो हम लोगों ने अभ्यारण्य वाला भी आप लोगों को कराया था। देखिए 2 सेशन हम लोगों ने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेशन इसलिए कराया है ना, क्योंकि वहां से काफी ज्यादा प्रश्न पूछे गए। कहीं से 4 प्रश्न पूछे, कहीं से 5, कहीं से 3 प्रश्न पूछे गए। तो वो टॉपिक को मैंने इसलिए कवर करा दिया ताकि अगर वहां से प्रश्न आपके फिर से पूछे जाते हैं तो आपका छूट ना जाए। ठीक है, तो इन चीजों को कवर कर लीजिएगा जिन्होंने अभी तक कवर नहीं किया है। तो उधवा पक्षी मैंने कहा था आपको, ये कहाँ पे स्थित है, तो साहेबगंज जिले में स्थित है। कहाँ है, साहेबगंज जिले में स्थित है, जो आपका गंगा नदी है उसके आसपास से बनाया गया है। ठीक है, और ये बहुत छोटा एरिया में है, 5 से 6 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, प्रवासी पक्षियों के लिए काफी फेमस है। अगला है कि झारखंड में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। झारखंड में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, पलामू। ठीक है, कहाँ पे होता है, तो पलामू में जो है गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हजारीबाग और गोड्डा जिलों का स्थान आता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। पलामू के बाद हजारीबाग गोड्डा जिलों का स्थान आता है। अगला है आदर्श ग्राम योजना के तहत कितने गांव को चयनित किया गया है। आदर्श ग्राम योजना के तहत कितने गांव का चयन किया गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 100 गांव का यहाँ पे चयन किया गया है आदर्श ग्राम योजना के तहत। ठीक है, और ये एक राज्य स्तरीय योजना है। ठीक है, जिसमें इसे मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जाना है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है झारखंड का शेफील्ड किसे कहा जाता है। झारखंड का शेफील्ड किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भेंडरा। ठीक है, भेंडरा को जो है झारखंड का शेफील्ड कहा जाता है। ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये बोकारो में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा, ये बोकारो में स्थित है। ठीक है, इसे इंग्लैंड के शेफील्ड शहर के, क्योंकि वहां पे भी लोहे के औजार काफी प्रसिद्ध थे और यहाँ पे भी थे, इसीलिए इसे झारखंड का शेफील्ड कहा गया था। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। और ये बहुत सारे हथियार बनाने के लिए ये जो क्षेत्र है वो काफी फेमस है। बात करते हैं अगले प्रमुख प्रश्न की। अगला है झारखंड में प्रथम ऊर्जा नीति कब लागू की गई थी। झारखंड में प्रथम ऊर्जा नीति कब लागू की गई थी, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2003 में। कब लागू की गई थी, 2003 में जो है झारखंड की प्रथम ऊर्जा नीति लागू की गई थी, जिसके तहत जो है बिजली आपूर्ति में कोई बाधा ना उत्पन्न हो, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण आसानी से पहुंच सके, इसे ध्यान रखा गया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, झारखंड के किस भूभाग को हिनेरी या पेट्स प्रदेश कहा जाता है, जिसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर से अधिक है। तो हिनेरी और पेट्स प्रदेश जो है झारखंड के किस भूभाग को दोस्तों कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी पठार को। ठीक है, किसे कहा जाता है, पश्चिमी पठार को। अगर हम लोग देखें तो झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग जैसे कि पार्श्वनाथ क्षेत्र है, पाट क्षेत्र कहलाता है, जो राज्य के पश्चिमी पठार, जिसमें अगर हम लोग देखें तो पश्चिमी पठार में जो है 3 जिले प्रमुख रूप से आते हैं। पहला है आपका लोहरदगा आता है। ठीक है, उसके बाद देखें तो गुमला आ जाएगा, फिर आपका लातेहार आ जाएगा। ये जो क्षेत्र है इसे ही दोस्तों पश्चिमी पठार कहा जाता है मेन रूप से। और इसकी औसत ऊंचाई जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कि 900 मीटर है। ठीक है, औसत ऊंचाई 900 मीटर से 1100 मीटर के आसपास है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रमुख प्रश्न की। अगला है झारखंड में झारक्राफ्ट द्वारा किस जिले में कुसुम और अर्जुन के पेड़ों पर रेशम कीट पालन का सबसे बड़ा केंद्र विकसित किया गया है। झारखंड में झारक्राफ्ट द्वारा किस जिले में कुसुम और अर्जुन के पेड़ों पर रेशम कीट पालन का सबसे बड़ा केंद्र विकसित किया गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सरायकेला खरसावा। ठीक है, कहाँ पे किया गया है, सरायकेला खरसावा में किया गया है। और ये झारखंड जो है, ये झारखंड सॉरी ये देश का सबसे बड़ा तसर रेशम उत्पादक राज्य भी है झारखंड। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तसर रेशम का उत्पादक अगर हम लोग देखें तो झारखंड में पूरे देश में सबसे अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं।
और किन पेड़ों पे होता है ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, कुसुम और अर्जुन के पेड़ों पे। अगला प्रमुख प्रश्न है, हॉक क्या है जिसे झारखंड पुलिस द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। ठीक है, हॉक, ये करंट अफेयर से प्रश्न है आपका, क्योंकि करंट अफेयर से तो आपके प्रश्न पूछे ही जाएंगे, इसलिए शामिल किया। तो हॉक दोस्तों क्या है जिसे झारखंड पुलिस द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया, ये एक साइबर सुरक्षा पोर्टल है दोस्तों। क्या है ये? एक साइबर सुरक्षा से जुड़ा हुआ पोर्टल है जिसे झारखंड पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया और इसके माध्यम से साइबर अपराधियों का जो डेटाबेस है उसे ट्रैक और जो संदिग्ध बैंक खाते हैं उसे आसानी के साथ ट्रैक किया जा सकता है और डेटा को संरक्षित रखा जाता है। चलिए 15वें प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे? मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक 1857 के विद्रोह के दौरान इनमें से कौन थे? 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्वनाथ सहदेव। कौन था? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, विश्वनाथ सहदेव। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस सेना के जो सेनापति थे पांडे गणपत राय, आप लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक है, वो इसके सेनापति भी रहे थे। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रमुख प्रश्न है आपका, अल्पस पर्वत फतह करने वाली झारखंड की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बनी है? देखिए ये जो प्रश्न है इसका राइट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो प्रेमलता अग्रवाल ही है एकमात्र दोस्तों जिसने, अगर हम लोग देखें तो भारत में एवरेस्ट सहित बहुत सारे पर्वतों को प्राप्त जो है फतह किया है। ठीक है, इसमें अल्पस पर्वत भी शामिल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे कम उम्र की यहाँ पे पूछा गया है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कहीं कहीं पे आपको संतोषी कुमारी भी दिखेगा, लेकिन इसका राइट आंसर जहां तक मुझे लगता है वो प्रेमलता अग्रवाल ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हालांकि अगर हम लोग देखें तो प्रेमलता अग्रवाल जो है काफी एज में एवरेस्ट जो पर्वत है भारत का उसे फतह किया था। ठीक है, एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में है हालांकि, तो उसे बहुत ही अधिक एज में प्रेमलता अग्रवाल ने फतह किया था, तो ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा डाउट वाला प्रश्न है, इसे आप लोग एक बार गूगल करके देख सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरा अनुमान कहता है कि इसका राइट आंसर प्रेमलता अग्रवाल ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों 17 नंबर के प्रश्न की। प्रश्न है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण की अदायगी के लिए छात्र को अधिकतम कितना समय मिलता है? गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, आपको इस योजना के बारे में दोस्तों पता है? ये योजना दोस्तों विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रों को दिया जाता है। पहले इसमें मात्र 25 स्टूडेंट को जो है विदेश में पढ़ाई करने के लिए दिया जाता था, लेकिन अभी दोस्तों क्या है, रिसेंट में अगर हम लोग देखें तो इसे सरकार ने बढ़ाकर 50 स्टूडेंट कर दिया है। ठीक है, अब 50 स्टूडेंट जो है विदेश में आसानी के साथ जाके पढ़ सकता है और इसमें आप लोन ले सकते हैं गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें 15 लाख तक का लोन आपको मिल जाता है और 4% इसका इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया जाता है। ठीक है, और इसमें कितना अधिक समय मिलता है दोस्तों इस लोन को चुकता करने में? तो इसका राइट आंसर भी है दोस्तों 15 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए बात करेंगे अगले प्रमुख प्रश्न की। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है, बेंगलुरु में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में झारखंड के किस विभाग के स्टॉल को प्रथम पुरस्कार मिला है? ठीक है, ये 2025 का करंट अफेयर है, ध्यान रखिएगा, लेकिन ये प्रमुख प्रश्न है इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो किस स्टॉल को मिला था? इसका राइट आंसर है दोस्तों पर्यटन विभाग को। ठीक है, टूरिज्म डिपार्टमेंट को ये अवार्ड मिला था। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए बात करेंगे दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन की, झारखंड सामान्य ज्ञान का। प्रश्न है, झारखंड के मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? झारखंड के मुख्यमंत्री खुशहाली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है दोस्तों ऊर्जा खुशहाली योजना का मुख्य उद्देश्य? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी होगा, बिजली बिल माफी या फिर सब्सिडी योजना से इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, इसमें बिजली बिल जो है माफ हुआ है। ठीक है, और बिजली जो है
फ्री में भी दिया गया है, सब्सिडी दिया गया है। जैसे झारखंड सरकार के द्वारा जो है 200 यूनिट जो है बिजली फ्री दिया जाता है। ठीक है, तो ये इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रमुख प्रश्न क्या है, जो कि झारखंड सामान्य ज्ञान का हमारा आखिरी प्रश्न है। प्रश्न है, झारखंड खेल नीति 2022 के तहत ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ी को कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है। ठीक है, तो कितनी पुरस्कार दोस्तों राशि जो है वो दी जाती है ओलंपिक खेलों में अगर आप स्वर्ण पदक जीतते हैं। तो इसका राइट आंसर है 5 करोड़ रुपए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। और अभी तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अभी सरकार ने जो है बहुत सारे जो राष्ट्रीय खेल है, ओलंपिक खेल, उसमें पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पेंशन की भी सुविधा देने का निर्णय लिया है। ठीक है, और ये बहुत जल्दी लागू भी हो जाएगी। ठीक है, डिफरेंट खेलों में डिफरेंट अगर आप पदक जीतते हैं, ठीक है, तो उसमें अलग अलग प्रकार से पेंशन की सुविधा देने की बात कही गई है। तो ये थे प्रमुख 20 प्रश्न जो झारखंड सामान्य ज्ञान के थे। अब हम लोग दोस्तों यहाँ से भाग 2 में आ जाते हैं, पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्नों को कवर करने वाले। ठीक है, चलिए, तो भाग 2 का आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, चेक की वैधता अवधि जारी होने की तारीख से कितने समय तक होती है। कोई भी जब चेक जारी किया जाता है, किसके द्वारा आपको चेक साइन करके जो है दे दिया गया, तो उसकी वैलिडिटी की अगर हम लोग बात करें तो कितने मंथ रहती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 3 मंथ। कितने मंथ, तो 3 मंथ की होती है। ठीक है, 3 मंथ से पहले आपको उसे तोड़ना जरूरी होता है। आगे बढ़े, चलिए, अगला प्रमुख प्रश्न है, बुल्स आई शब्द किस खेल से संबंधित है। बुल्स आई वर्ड किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा निशानेबाजी। काफी बार जैसे ने पूछा है, क्योंकि निशानेबाजी में झारखंड के खिलाड़ी बहुत आगे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो बुल होता है ना तीरंदाजी में, इस प्रकार से जो रहता है, इसके केंद्र को दोस्तों बुल आई कहा जाता है, कि उस पे सटीक निशाना लगाना, टारगेट लगाना को जो लगा पाते हैं, कहा जाता है कि वो उनका आंख जो है बुल्स आई है। ठीक है, चलिए बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। प्रश्न है, ड्यूज शब्द किस खेल से संबंधित है। ड्यूज, ये शब्द किस खेल से संबंधित है साथियों। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टेनिस और बैडमिंटन से। ठीक है, ड्यूज शब्द जो है टेनिस और बैडमिंटन से संबंधित है। जब मैं शुरुआत में जब तैयारी करता था ना, जब ये शब्द सुनता था तो सोचता था ये ड्यूज बॉल को कहता है। ठीक है, जो क्रिकेट का बॉल होता है ना, ड्यूज बॉल जैसे क्रिकेट होता है, मैं शुरू में समझता था कि ये वही बॉल के बारे में पूछा जा रहा, तो मैं सोचता था ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, तो वो गलतफहमी आप लोग मत रखिएगा, ये टेनिस और बैडमिंटन से संबंधित है। चौथा जो आपका प्रमुख प्रश्न है दोस्तों, वो है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शास्त्रीय भाषा नहीं है। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सी एक शास्त्रीय भाषा नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है क्लासिक जो है लैंग्वेज नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिंदी। हिंदी कोई भी दोस्तों ये एक क्लासिक लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और वर्तमान में अगर हम लोग देखें तो भारत में तमिल हो गया, संस्कृत हो गया, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिया, पाली, प्राकृतिक, असमिया, ये जो प्रमुख भाषा है ये ना शास्त्रीय भाषा कहलाती है। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रमुख प्रश्न की। प्रश्न क्या है, लिंगराज मंदिर जो अपनी कलिंग वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है। लिंगराज मंदिर जो अपनी कलिंग वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा, ये भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, ये जो मंदिर है लिंगराज मंदिर, ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है, और ये 11वीं शताब्दी में सोमवंशी राजवंश के जो राजा थे केसरी द्वारा बनाया गया था। काफी फेमस क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है कि मधुबनी लोक चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है। तो मधुबनी वाला आप लोग काफी बार ये प्रश्न जिससे भी पूछा और आप लोग को पता भी होगा, ये बिहार से संबंधित है। कहाँ से, मधुबनी चित्रकला, ये बिहार से संबंधित है। ठीक है, और इसी ही दोस्तों मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है, काफी बार क्वेश्चन घुमा के देता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिथिला पेंटिंग भी इसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला जो आपका प्रमुख प्रश्न है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? राइट आंसर क्या होगा? न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, कहाँ पे है? तो इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है, अमेरिका में। ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना दोस्तों, ध्यान रखिएगा काफी बार पूछा जाता है। तो 24 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़े, चलिए बात करेंगे अगले प्रमुख प्रश्न की। प्रश्न है साथियों, अलकनंदा और भगीरथी नदियां किस स्थान पर मिलकर गंगा कहलाती है? अलकनंदा और भगीरथी नदियां किस स्थान पर मिलकर गंगा कहलाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा देव प्रयाग। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित जो देव प्रयाग है, यहाँ पे ये दोनों नदियां मिलती है और क्या कहलाती है? गंगा नदी कहलाती है। आगे बढ़े, अगला प्रमुख प्रश्न है, किस महापुरुष के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? किस महापुरुष के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, क्या है? स्वामी विवेकानंद। और अगर हम लोग देखें तो 12 जनवरी को इनका जन्मदिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, 12 जनवरी याद रखिएगा राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। चलिए 10वां प्रश्न है सामान्य ज्ञान का कि पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है आपस में? इसका राइट आंसर क्या है? केरल और तमिलनाडु। क्या है? किसे? केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाली जो दर्रा है उसे पालघाट दर्रा कहा जाता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। केरल के पलक्कड़ को जो है तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ने का काम ये करता है। ठीक है, ये जो दर्रा है पालघाट दर्रा। आगे बढ़े साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है कि भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति, येलो रेवोल्यूशन, किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो तिलहन उत्पादन से। किससे? तिलहन उत्पादन से जो है वो पीली क्रांति का संबंध है। आगे बढ़ते हैं, बारहवां प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी पूछा गया है सहायक नदी। सबसे लंबी नदी तो गंगा है, लेकिन सहायक नदी जो सबसे लंबा है वो कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा यमुना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यमुना नदी जो है वो सबसे लंबी सहायक नदी है। ये उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और लगभग कितना दोस्तों? 1376 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रमुख प्रश्न है, भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो सबको पता ही है, बहुत आसान प्रश्न है। तो बेंगलुरु को कहा जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये आईटी सेक्टर और सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा केंद्र है, जिसके कारण इसे जो है भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो अभी दोस्तों आपको पता है कि जनगणना का वक्त तो हो गया है, लेकिन फिलहाल अभी तक जो है नहीं हो रहा है। लेकिन जनगणना दोस्तों होने वाली है, बहुत जल्द आपको जनगणना होते हुए दिखाई देगा। और इसका जो टाइम है वो 10 वर्षों का है। ठीक है, इसका टाइम कितना है? 10 वर्षों का है। आगे बढ़े, और अगर हम लोग देखें तो इसकी जनगणना की जो शुरुआत हुई थी, नियमित शुरुआत जिसे हम लोग कहते हैं, 1881 से हुई थी। इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है,
और इसकी जो गैर नियमित शुरुआत की बात करें तो 1872 से इसका गैर नियमित शुरुआत हुआ था। 1872 से हुआ था, लेकिन नियमित रूप से 1881 से हुआ था। इसे ध्यान रखना है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है, किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, यानी कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है भारत का? इसका राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? केरल में है। और 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। तो ये काफी अच्छा जो है वो संकेत है। और सबसे कम जो है वो हरियाणा में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वहाँ 1000 पुरुषों पे जो है 879 महिलाएं हैं। अगला प्रमुख प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी है दोस्तों भारत की साक्षरता दर? इसका राइट आंसर है 74.04%। ठीक है, याद रखिएगा 74.04% जो है 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है। पुरुष की इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, 82.14% है। ठीक है, और महिलाओं की बात करें तो 65.46% है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। अगला जो है वो है, उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? तो सबको पता ही है, उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एलपीजी, जो गैस आप लोग को सरकार के द्वारा फ्री में दिया गया था, वही दोस्तों उज्ज्वला योजना है। और 1 मई 2016 को जो है प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, 2016 ध्यान रखिएगा। अगला प्रमुख प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर जनरल के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के रूप में कार्यभार किसने संभाला है साथियों? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा संजय मल्होत्रा। किसने? तो संजय मल्होत्रा ने संभाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रमुख प्रश्न है, वर्ष 2025 में घोषित भारत रत्न से किसे सम्मानित करने का निर्णय लिया गया? 2025 में दोस्तों किसे भारत रत्न दिया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? रतन टाटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रतन टाटा। और अभी दोस्तों आप लोगों ने देखा है रतन टाटा जो है टाटा कंपनी के ऊपर एक नई वेब सीरीज आई है, मुझे तो काफी अच्छी लगी। आप लोग देखिएगा, MX प्लेयर पे है। ठीक है, मुझे कभी कभी जब वक्त मिलता है तो मैं कुछ जो मनोरंजन की चीजें जो काफी मोटिवेट करने लायक होता है, वो मैं वेब सीरीज हो या फिर मूवीज है, काफी ज्यादा देखना पसंद करता हूँ। तो MX प्लेयर पे आया है। ठीक है, और टाइटन का जो स्टोरी है, ठीक है, टाइटन कंपनी का जो स्टोरी है इसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो जरूर देखिए कभी समय मिले तो, MX प्लेयर पे है। अगला प्रमुख प्रश्न है जो कि सामान्य ज्ञान का आखिरी प्रश्न है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसे चुना गया? तो फाइनल में दोस्तों किसे मैन ऑफ द मैच मिला था? आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के बात करें अगर हम लोग, जो भारत चैंपियन बना, उसमें जो मैन ऑफ द मैच बना था वो संजू सैमसन था। ठीक है, जिसे शुरू में तो मौके ही नहीं मिले, लेकिन जब बाद में मौका मिला तो T20 वर्ल्ड कप में काफी इन्होंने घमासान मचाया था और फाइनल में काफी शानदार पारी इन्होंने खेली थी। ठीक है, तो इसके लिए इन्हें जो है मैन ऑफ द मैच दिया गया था। चलिए, तो यहाँ पे दोस्तों सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी समाप्त हुए। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे सामान्य विज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा कि सेशन आप लोग को कैसा लगा है। चलिए, और क्या यही सीरीज चलाना है? आप लोग को अगर यही सीरीज पसंद है तो जरूर कमेंट बॉक्स में एकदम 100% कमेंट करिएगा कि हाँ सर यही सीरीज हम लोग को चलाना है। ठीक है, तब हम लोग जो है कल से इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं और सामान्य विज्ञान के प्रश्नों के ऊपर अब, और पहला प्रश्न को कवर करते हैं। पहला प्रश्न है, वह कौन सा एकमात्र विटामिन है जिसका संश्लेषण मानव शरीर के यकृत में आंशिक रूप से होता है? वह कौन सा एकमात्र विटामिन है जिसका संश्लेषण मानव शरीर के यकृत में आंशिक रूप से होता है? इसका राइट आंसर क्या है साथियों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन ए। ठीक है, कौन सा है? विटामिन ए जो है वो संश्लेषित होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रमुख प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पे 60 kg है तो चंद्रमा पर
उसका द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों द्रव्यमान, अगर पृथ्वी पे 60 केजी है तो चंद्रमा पे कितना हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 60 केजी ही रहेगा। ठीक है, जो द्रव्यमान है दोस्तों वो ब्रह्मांड में हर जगह स्थिर रहता है, यानी कि द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। अगर गुरुत्वाकर्षण के कारण अगर कोई चीज बदलता है वो है भार, यानी कि वेट जो है वो बदलता है। ठीक है, और अगर हम लोग ये पूछे ना कि चंद्रमा पे कितना है गुरुत्वाकर्षण, तो 1/6 है। ठीक है, पृथ्वी से 1/6 जो है वो चंद्रमा पे है। तो इसे ध्यान रखिएगा कि द्रव्यमान जो है वो एग्जैक्ट हर जगह सेम ही रहता है, तो इसे क्वेश्चन को घुमाने के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन रासायनिक रूप से क्या है। हाइपोविलियन रासायनिक रूप से क्या है जो फोटोग्राफी में यूज होता है। इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है सोडियम थायोसल्फेट। क्या है, सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़े, अगला प्रमुख प्रश्न है कौन सा एंजाइम दूध को दही में जमने में मदद करता है। तो कौन सा एंजाइम है दोस्तों, सबको पता है ये कौन सा एंजाइम। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन है रेनिन। कौन सा, रेनिन जो है वो दूध को दही में जमने में मदद करता है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। धड़कन को नियंत्रित करने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। ठीक है, किस खनिज की आवश्यकता होती है, तो पोटेशियम की आवश्यकता होती है, और इसकी कमी अगर हो जाए तो हृदय गति जो है अनियमित हो सकती है। ठीक है, कितना बार धड़केगा कुछ पता नहीं चलेगा। फिर अगला है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है। तो ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से दोस्तों निकलती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल से, वाटर से जो है वो ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रमुख प्रश्न है सिनेबार किसका मुख्य अयस्क है। सिनेबार किसका मुख्य अयस्क है। इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा, ये पारा का मुख्य अयस्क है। सिनेबार जो है वह पारा का मुख्य अयस्क है। ठीक है, और इसका अगर हम लोग देखें तो मरकरी जिसे हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो पारा है ना, ये बहुत सारी जगहों पे उपयोग होता है दोस्तों। आप लोगों ने देखा है थर्मामीटर, बैरोमीटर जैसे चीजों में इसका प्रयोग काफी ज्यादा होता है। अगला है कि एक्सरे की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। एक्सरे की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा WC रोंटेगन। ठीक है, किसने, WC रोंटेगन के द्वारा जो है वो किया जाता है। एक्सरे मशीन की खोज इन्होंने की थी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रमुख प्रश्न है वो है सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे जो ठंडा ग्रह है वो कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वरुण है। कौन सा है, वरुण जो है वो सबसे ठंडा ग्रह है सौर मंडल। ठीक है, इसकी तापमान की बात करें तो -214 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान जो है वो गिर जाता है। ठीक है, इसीलिए काफी अधिक ये ठंडा है, और ये सूर्य से सबसे दूर वाला ग्रह है। अगला प्रमुख प्रश्न है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI भारत के किस शहर में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ठीक है, जहां पे दवाइयां जो है वो वहां पे दवाइयों का जो है अनुसंधान किया जाता है, खोज किया जाता है कि किस प्रकार की दवाई बननी चाहिए किस बीमारी के लिए। नई नई बीमारियों का दवाई का वहां पे रिसर्च किया जाता है। तो ये कहाँ पे स्थित है, ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए लखनऊ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रमुख प्रश्न दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। सदिश और अदिश राशियों को जरूर कवर करिएगा, यहां से काफी बार प्रश्न पूछा जाता ही है। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, वेग।
वेग जो है वो क्या है, वो एक सदिश राशि है। ठीक है, जबकि अगर हम लोग बात करें जैसे कि द्रव्यमान, समय और दूरी, ये सब क्या है, ये अदिश राशियां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रमुख प्रश्न है, मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व से प्राप्त होती है? मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा जो है वो किस पोषक तत्व से प्राप्त होती है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से जो है सबसे अधिक जो है वो ऊर्जा मिलती है हमारे शरीर को। और इसमें अगर हम लोग देखें ना तो 50 से जो 70% जो ऊर्जा है ना शरीर को हमारा, वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला है, HIV का पूर्ण रूप क्या है? HIV आप लोग जानते होंगे, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है दोस्तों ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, काफी बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रमुख प्रश्न है दोस्तों, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो सबको पता ही है, काफी आसान सा सवाल है, कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये सब बहुत आसान सवाल है, ये सब प्रश्न आपके छूटने बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए, और 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था इसी कारण से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पचे हुए भोजन का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है शरीर में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। कहाँ होता है? तो छोटी आंत में जो है होता है। आगे बढ़े, चलिए, अब मात्र 5 प्रश्न ही बचे हैं हमारे इस सेशन का। प्रश्न है दोस्तों कि कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र दोस्तों ये कहाँ पे है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये तमिलनाडु में। कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में काफी फेमस ऊर्जा संयंत्र है भारत का। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें ना तो ये रूस के सहयोग से निर्मित तो हुआ है और भारत का सबसे अधिक क्षमता वाला परमाणु ऊर्जा केंद्र है, ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए ये जो है प्रश्न काफी बार पूछा जाता है। अगला प्रमुख प्रश्न क्या है कि एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर से हम लोग किस चीज को माप सकते हैं? इसका राइट आंसर है विद्युत धारा को। किसे माप सकते हैं दोस्तों? तो विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर से माप सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए, अगला प्रश्न है आपका, कांच वास्तव में क्या है? कांच जो है वो वास्तव में एक्चुअल में क्या है? ये अतिशीतित द्रव्य है। क्या है? ये अतिशीतित द्रव्य इसे कहा जाता है, सुपर कूलेड लिक्विड जिसे हम लोग कहते हैं, इसे ही कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो ये तो बच्चा बच्चा को पता है, ये क्लोरोफिल के कारण होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग आज के सेशन का आखिरी प्रश्न को कवर करते हैं, और वीडियो पसंद है एक लाइक करिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा अगर इसी सेशन को हम लोग को आगे भी कंटिन्यू करना है तो। ठीक है, जहां तक उम्मीद है दोस्तों, हम लोग सोच रहे हैं कि इसी चीज को कंटिन्यू करें, और आगे हम लोग कल फिर से शाम को 7 बजे, मेरी कोशिश रहती है दोस्तों कि शाम के 7 बजे जो है आपको मैं किसी भी हाल में जो भी सेशन कवर करना रहता है वो शाम को उपलब्ध करा दूं। बट कभी कभी होता है कि टाइम मैनेज नहीं हो पाने के कारण, ड्यूटी के कारण समय थोड़ा इधर उधर हो जाता है। ठीक है, वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट होता है या फिर एडिटिंग में थोड़ा समय लग जाता है, किसी भी कारणवश थोड़ा सा इधर उधर समय हो जाता है। ठीक है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि आपको एक जरूरी जो टॉपिक है उसे कवर में जरूर करा दूं ताकि वो एग्जाम में आपका काम आ जाए। ठीक है, चलिए, आखिरी प्रश्न क्या है कि घेगा रोग शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो काफी आसान सा सवाल है, मेरे हिसाब से सबको इसका आंसर पता है, थायराइड ग्रंथि को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो ये कुछ विशेष प्रश्न थे आपके आने वाले क्षेत्र कार्यकर्ता परीक्षा के लिए। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए सेशन के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।